क्या? अरे क्या 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 बोल क्या रहे हो? महल के अंदर तुमने किसी को जाते हुए देखा? ये कैसे मुमकिन है? अरे जानते भी हो, अगर कोई उस महल के अंदर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। एक आदमी की गलती की सजा पूरा गांव नहीं भुगत सकता। अरे जाओ जाओ जाओ, जल्दी से रोको उसको, वो जो कोई भी है उसको अंदर जाने से रोको। अरे भूल गए क्या? सालों पहले जिसने महल का राज जानने की कोशिश की, उस रात गांव में क्या हुआ था? जमींदार जी, अब आप ही कुछ कीजिए। उसके सर पर खून सवार है। वो कुछ भी करके आज महल का राज बाहर लाकर ही रहेगा। उसका बड़ा भाई शादी वाली रात को अपने घर से गायब हो चुका है। अब वो उसको तलाश करते करते खुद इस अमरपुर के महल के अंदर गया है। मुझको तो डर है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए जमींदार जी। अरे कौन है वो जिसने अमरपुर के महल के भीतर जाने का दुस्साहस किया? क्या उसको नहीं पता अमरपुर के महल का रहस्य क्या है? सुनो, हमें जल्दी से बताओ, उस मंदिर के अंदर जाने वाले इंसान का हुलिया क्या है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बताओ। जी जमींदार जी, तो उसका हुलिया है बड़ा सा शरीर और उस पे काली चादर डली हुई थी। बस अब क्या कहूं, अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख पाया, बस दौड़कर आपके पास चला आया जिससे पहले कि कोई भी अनहोनी हो जाए। अरे ये क्या हुलिया बता रहा है? ये कोई हुलिया है? जल्दी से चल, इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए, जल्दी चल। जमींदार और चमनलाल अमरपुर के महल की तरफ भागे। वो जैसे ही महल के पास पहुंचे, उन्होंने महल के द्वार पर एक आदमी को मुंह के बल पड़े देखा। ए चमनलाल, सीधा तो कर इसको। कौन है ये? अरे कहीं ये वो तो नहीं जो महल के अंदर जाना चाहता था? इतनी अंधेरी रात में महल के अंदर भला कौन जाना चाहेगा? अरे रे 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 रे, डर के कारण बेहोश हो गया पहले ही। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये अमरपुर के महल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। सीधा कर इसको। चमनलाल ने उस आदमी को सीधा किया। वो दोनों चांद की रोशनी से उसका चेहरा देखने लगे। हाँ, अरे ये तो महल का पहरेदार श्याम है। हमने तो इसको महल का पहरा देने के लिए रखा था ताकि कोई अंदर न जाए। राम 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 राम। अगर ये बेहोश हो गया तो इसका मतलब यही है कि जो कोई भी था उसने महल की चौखट लांग दी है। चमनलाल, जमींदार जी, ये बेहोश नहीं है, ये मर गया है। अब क्या करें? अरे क्या करे क्या? जल्दी से अंदर चल। नहीं 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 जमींदार जी, मैं अंदर नहीं जा सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे अंदर मत भेजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जमींदार जी ने महल के अंदर देखा, जहां एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी। जमींदार जी ने आसमान की तरफ मायूस निगाहों से देखा और फिर अपने कुर्ते की जेब से एक पट्टी निकालकर अपनी आंख पे बांध ली और फिर उस तरफ बढ़े जहां उस आदमी की परछाई थी। वो आदमी बस अपनी जगह बर्फ की तरह जमा पड़ा था, जैसे उसके शरीर में हरकत करने के लिए जान न बची हो। उसके दांतों की कड़कड़ाहट महल के अंदर के भय को बयान कर रही थी। जमींदार जी के कदमों की आहट सुनकर उस आदमी की जान में जान आई। एक उम्मीद उसकी आंखों में जागी। हाँ, अच्छा हुआ जमींदार जी जो आप आ गए। मेरी तो रूह कांप गई थी इस महल का मंजर देखकर। अब आप आ ही गए हैं तो मुझे जल्दी से इस महल से निकाल लो। मैं इस महल में अब और एक पल भी नहीं रहना चाहता। मुझे बाहर निकालिए। जमींदार ने उस आदमी की बातों को ऐसे टाल दिया जैसे जमींदार ने उसकी बातों को सुना ही ना हो। माफ कर दीजिए महल के रखवाले। इस दुष्ट मनुष्य ने आपके सामने आने की जुर्रत की थी।
आपका राज दुनिया के सामने लाना चाहता था, परंतु जब तक इस गांव में जमींदार शुक्राचार्य जीवित है तब तक आपका राज किसी के सामने नहीं आ सकता। यदि किसी ने जबरन महल में घुसने का प्रयास किया तो उसकी भी यही दशा होगी जो आज इस मनुष्य की होने वाली है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महल के रखवाले, मुझे आज्ञा दीजिए, इस आदमी को मुझे यही खत्म करना होगा। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए। मैं ये महल का राज किसी को नहीं बताऊंगा, अपना ही सीने में दफन कर लूंगा। आप मुझे कत्ल मत कीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। वो आदमी रोता रहा और जमींदार ने सामने जल रही आग में उस आदमी को धकेल दिया। वो आदमी बार बार चीख रहा था, जमींदार जी मुझे मत मारिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आखिर आप भी तो एक इंसान हैं। नहीं नहीं नहीं। जमींदार ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और महल के बाहर आ गया। चमनलाल अब भी वहीं था। जमींदार को सही सलामत बाहर आते देख वो उछलकर उनके पास आया। अरे बाबा, जमींदार जी, आप अंदर से जाकर वापस बाहर कैसे आ गए? महल के रखवाले ने आपको कैसे छोड़ दिया? सुना है कि जो भी आज तक इस महल के अंदर गया वो लौटकर वापस नहीं आया, लेकिन आप। चमनलाल, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लोग परेशान हो जाएंगे और हमारा तो यही कर्तव्य है, लोगों की रक्षा करना, उनको सही मार्ग दिखाना। अब इससे पहले कि गांव में श्याम की लाश को देखकर हड़कंप मचे, जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगाना होगा। समझ गए? हाँ जी जमींदार, आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, निश्चिंत रहिए। जमींदार जी वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ गए और कुछ ही देर में सुबह हो गई। सुबह होते ही गांव का एक लड़का वरुण कुएं के पास आकर बैठ गया। तभी गांव की शांति बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, क्या बात है बेटा, इतनी सुबह सुबह उठकर कुएं के पास आकर बैठ गए हो? न तुम्हारे हाथ में बाल्टी है न मटका, फिर पानी काहे में भरोगे? अरे पानी भरने कौन आया है काकी, मैं तो यहाँ किसी को देखने आया हूँ। हे ऊपर वाले, इस गांव में अब बस यही देखना बाकी रह गया था। गांव की बहू बेटियां अपनी ही बहू बेटियां होती हैं। अगर तुम उन पर गलत नजर डालोगे तो कल को तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, कोई उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। अब अरे काकी, तू तो परेशान हो गई। अरे गलत नियत से थोड़े ना किसी को देखता हो, पूरे गांव की लड़कियां मेरी बहन है। बस पूरे गांव में एक जमींदार की बेटी है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। बाकी सबकी तरफ राम 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 राम, कोई बुरी नियत नहीं है मेरी। मेरा निशाना एक की जगह फिक्स है। तू एक गरीब मछुआरे का बेटा, तुझे लगता है जमींदार तुझे अपनी बेटी को सौंप देगा? उसके एक ही बेटी है, बेटा तो ऊपर वाला जाने कहाँ गायब हो गया। काकी, अब ये बात तो पूरे गांव में आग की तरह फैला मत देना। जमींदार तो बात की बात है, यदि हमारे परिवार में से किसी को भी पता लग गई ना ये बात, मेरे घर वाले खुद अपने हाथों से मुझे मार मार के भरता बना देंगे। लगता है अब ये बात तेरे परिवार वालों को बतानी ही पड़ेगी। ओफो काकी, मैंने ये क्या कर दिया आपको बात बता के, जबकि मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि गांव की किसी भी बूढ़ी औरत के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। फिर भी पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई थी, जो आपके सामने खुली किताब की तरह सब बता दिया। मैंने तो ये सोचा था कि आप मेरी मदद करोगी, पर आप तो मेरी चुगली करने के लिए तैयार हो गई। क्या काकी? बेटा वो बात नहीं है, मैं तो ये सुनकर ही दंग रह गई।
गांव में फिर से कोई प्रेम विवाह ना हो जाए जिसका अंजाम फिर से किसी बेटे को चुकाना पड़े। ये आप क्या कह रही हो काकी? कैसा अंजाम? शांति काकी कुछ बोलती तभी वरुण के कानों में एक तोते की आवाज पड़ी। मधुलिका, आज वो फिर से तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वरुण ने सामने देखा जहां मधुलिका खड़ी हुई थी। तुम शांति काकी से मेरे बारे में बात कर सकते हो, परंतु मुझसे नहीं कर सकते। मैं काकी से बात यह है कि तुम जमींदार की बेटी हो और मुझे भय लगता है कि कहीं तुम अपने पिता से कहकर मुझे सजा ना दिलवा दो। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, बस मेरा इतना सा ही तो कसूर है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। वरुण बेटे, प्रेम सिर्फ तुम ही नहीं करते, मधुलिका बिटिया भी हर रोज यहाँ इसी कुएं में पानी लेने आती है, जबकि उसकी हवेली में तो खुद का कुआं है। शांति काकी, आप ठीक कह रही हो। मेरी मालकिन मधुलिका भी इस मछुआरे के बेटे से प्रेम करती हैं। वरुण, क्या हम विवाह कर सकते हैं? मेरा तोता सच कह रहा है। मैं तुमको बहुत समय से विवाह के बारे में बोलने का सोच रही थी। आज मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया। हाँ, लेकिन तुम जमींदार की बेटी हो और मैं एक गरीब मछुआरा। हमारा विवाह भला कैसे हो सकता है? वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस गांव में कोई भी प्रेम विवाह नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। काकी, आप तो चुप हो जाइए। ये गांव की पुरानी बातें हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। मेरी मालकिन मधुलिका का विवाह यदि वरुण से हो गया तो ये सारा दिन और रात मेरा कीमती दिमाग नहीं खाएगी ना। प्यारे तोते, तुम तो ये बताओ, और क्या क्या बोलती है तुम्हारी मालकिन मेरे बारे में? हाँ, और क्या क्या बोलती है। चुप हो जाओ। तुम मेरे मालिक नहीं हो। मेरी मालकिन तो बस मधुलिका ही है। वरुण बेटा, एक बार और सोच लो। ये विवाह उत्तम नहीं है। अब काकी देखो, 2 साल से एक लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह पाया। आज वो लड़की सामने से आकर मुझसे विवाह के लिए पूछ रही है, तो मैं कौन से मुंह से मना कर सकता हूं? आप अपने घर चले जाइए, मैं देखता हूं। शांति दुखी मन से वहां से तो चली गई, पर एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। वरुण, आज ही मैं पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे मधुलिका। मुझे लगता है वो मना नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे साथ ही हवेली चलो, हम साथ में जाकर पिताजी से बात करते हैं। वरुण हवेली जाने से तो बहुत डर रहा था, परंतु मधुलिका को वो मना नहीं कर पाया था। मधुलिका जमींदार जी के सामने आकर बोली, पिताजी, ये वरुण है और मैं इससे प्रेम विवाह करना चाहती हूँ। हाँ, देखो बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और जो भी हवेली में है वो सब तुम्हारा ही है। मेरे मरने के बाद सब तुम्हें और तुम्हारे पति को ही संभालना होगा। इसीलिए तुम जिससे चाहे उससे विवाह कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप इतनी आसानी से मान कैसे गए? हाँ ठीक है, मैं भी अपने माँ और पिताजी को ये सब बता कर आता हूँ। हम तुम्हारे माँ और पिताजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। तुम एक काम करो, हम आज ही तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। उसके बाद तुम मधुलिका को भी अपने साथ ले जाना। तुम्हारे माता पिता बहू को बेटे के साथ में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। बाहर खड़ी शांति ये सब सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? जमींदार अपनी बेटी का विवाह
एक मछुआरे के बेटे से कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी आसानी से? हो ना हो, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे जाकर अभी वरुण की माँ को सब बताना होगा, इससे पहले कि देरी हो जाए। शांति गांव की तरफ को दौड़ी, पर जमींदार ने पंडित जी को बुलवाकर मधुलिका और वरुण का अपने ही घर में विवाह करा दिया। विवाह होने के बाद जमींदार ने वरुण से कहा, आज रात तुमको हमारा एक काम करना होगा, उसके बाद तुम मधुलिका को अपने घर ले जा सकते हो। ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ तो ठीक है, चलो हमारे पीछे आओ। वरुण जमींदार के पीछे पीछे चल दिया। उसके मन में 1000 सवाल थे, पर उसकी गुर्बत ने एक भी बार उसका मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी। चलते चलते रात गहरी हो गई। जमींदार वरुण को मंदिर के पास ले आए। सुनो, तुम इस मंदिर के अंदर जाओ और अंदर जो भगवान की मूर्ति है उससे अपने आने वाले जीवन के बारे में मन्नत मांग कर आओ। जाओ 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 जाओ। हैं? देखिए, माफ करिएगा जमींदार जी, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अंदर जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। अरे ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तुमको उन बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं बाहर खड़ा हूं ना, तुमको कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम जाओ। ठीक है जमींदार जी, मैं अंदर जाता हूँ। वरुण जैसे ही अंदर गया, जमींदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। आज मेरा जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज वरुण जिंदा लौटकर नहीं आ पाएगा। कुछ दूरी पे खड़ा तोता ये सब सुन रहा था। मालिक ने वरुण को इस मंदिर के अंदर भेज दिया, जिस मंदिर से आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। आज ही तो मेरी मालकिन मधुलिका का विवाह वरुण से हुआ था, फिर आज ही कैसे जमींदार जी वरुण को अंदर भेज सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द ये बात मधुलिका को बतानी होगी। तोता उड़ते हुए मधुलिका के पास पहुंच जाता है। मधुलिका, गजब हो गया। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगा था पिताजी मेरे और वरुण के विवाह से खुश हैं, पर ये विवाह उनकी सिर्फ एक चाल थी ताकि वरुण को उस मंदिर के अंदर भेज सके। तभी वहां मधुलिका की माँ लता आ गई। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुमको नहीं पता था इस गांव में कोई भी प्रेम विवाह नहीं हो सकता था? सालों पहले जो हुआ, क्या तुमको उसके बारे में नहीं पता? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा सब सुनी सुनाई बातें थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए माँ, जिससे मैं अपने पति को बचा सकूं। सालों पहले मेरे बेटे को इस मंदिर ने अपने अंदर कैद कर लिया था। वहां एक बहुत ही बुरी शक्ति रहती है, जो आज तक न किसी के सामने आई, न किसी ने उसको देखा। जिसने भी उस बुरी शक्ति को देख लिया, उसको ही जमींदार जी को मारना पड़ा। उस बुरी शक्ति का कहना था कि वो तुम्हारे बेटे को छोड़ देगी, परंतु उससे पहले जिसने भी प्रेम विवाह किया, यदि शादी वाली रात उस दूल्हे की बलि दी जाए तो वो बुरी शक्ति और शक्तिशाली हो सकती है और फिर वो हमारे बेटे को छोड़ देगी। ये बात गांव में सबको पता है और इसीलिए गांव में कोई प्रेम विवाह नहीं होता। हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे बेटे की आजादी का सबब हमारा दामाद ही बनेगा। माँ,
तो इसीलिए पिताजी हमारे विवाह के लिए इतनी जल्दी मान गए थे। हाँ, सिर्फ यही वजह थी और इसीलिए उन्होंने मुझे हवेली में बंद कर दिया था ताकि ये बात मैं तुमको बता ना सकूं। आज मेरी लापरवाही से मेरा पति सूली पर चढ़ जाएगा। माँ, उसकी क्या गलती थी? वो किसी गरीब माँ का बेटा है। जो दर्द आप इतने सालों से झेल रही हो, आज फिर यही दर्द किसी और माँ को मिल जाएगा। कोई तो रास्ता होगा इसका। उस बुरी शक्ति ने आखिर भाई को क्यों अपने मंदिर में कैद कर रखा है? सालों पहले वो बुरी शक्ति इस गांव में आई थी और तुम्हारे पिताजी ने उसको नष्ट कर दिया था। वो नष्ट होकर भी बहुत ताकतवर हो गई और उसने मेरा 8 साल का बेटा अपने महल में कैद कर लिया। तब से वो बस यही कहती आती है, जिस दिन किसी नए जोड़े ने उसके कदमों में अपनी बलि दे दी, उस दिन वो हमारे बेटे को रिहा कर देगी। 20 साल हो गए हमें अपने बेटे को देखे हुए। अब क्या करें? मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। यदि कोई उस अंगूठी को पहन ले तो वो बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु इतना कहकर लता चुप हो गई। परंतु क्या माँ? उस अंगूठी को पहनने के बाद वो बुरी शक्ति और हमारा बेटा दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। 20 साल से जिस बेटे का हम इंतजार कर रहे हैं, उस बेटे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। 19 साल पहले एक पंडित जी ने हमें ये अंगूठी दी थी ताकि उस बुरी शक्ति का हम विनाश कर सके। परंतु अपने बेटे को बचाने की चाह में हमने आज तक उस अंगूठी को बचा कर रखा है। ये सुनकर मधुलिका चुप हो गई। सोचने का समय नहीं है बेटा। हमको आज अपने बेटे को त्यागना ही होगा, अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए। हमारा बेटा तो वैसे भी 20 साल से हमसे अलग ही है। एक आस थी जो आज टूट गई है। मैं क्या बोलूं माँ? एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरा पति। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तोते, ये लो अंगूठी और महल के अंदर जाकर वरुण को दे दो। अभी रात के दूसरे पहर में आधा घंटा बाकी है। यदि उस आधे घंटे से पहले हमने वरुण को बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो वो बुरी शक्ति वरुण को अपने कब्जे में कर लेगी। तोते ने वो अंगूठी ली और उड़ते हुए महल के अंदर चला गया। महल के अंदर वरुण सहमा सा खड़ा हुआ था। तोते ने उसको वो अंगूठी दी और उसके कान में कुछ बोला। वरुण ने वो अंगूठी पहन ली और महल से बाहर आ गया। दोस्त, मैं समय पे ना पहुंचता तो आज सब बिखर जाता। हाँ बाप रे, बचपन से सुना था कि महल के अंदर सब कुछ भयानक है, परंतु महल के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे घंटे बाद सब बदल जाता हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी चांद की रोशनी वरुण की पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी और फिर वही रोशनी महल पर पड़ी, जिससे महल बुरी तरह जलने लगा। मेरा बेटा! तभी लता और मधुलिका वहां आते हैं। संभालिए खुद को। अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और के बेटे की बलि नहीं चढ़ाते। दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे मरते नहीं देख सकता। दामाद भी बेटा ही होता है, बस आप एक बार समझ कर तो देखिए। मधुलिका अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश थी, पर उसको अपनी माँ का त्याग भी याद था। कैसे उसकी माँ ने बेटे को खोकर मधुलिका के सुहाग को बचाया था। उसके बाद सब घर आ गए
और गांव में फिर से सब खुशी खुशी जीने लगे। फिर किसी को भी उस महल से डर नहीं लगा। मुकेश, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्या होगा हमारा? कैसे होगा गुजारा? मैं भला चिंता कैसे ना करूं मुकेश। आप देखो, लकड़ियां भी बहुत कम बची हैं। आज जलाने भर बस। अगर लकड़ियां भी खत्म हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? अरे शांति, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस साल ठंड बहुत ही ज्यादा है। चलो मैं एक काम करता हूँ कि खेत में काम जल्दी कर लेता हूँ रात होने से पहले, है ना? मैं भला चिंता कैसे ना करूं मुकेश। आप देखो, लकड़ियां भी बहुत कम बची हैं। आज जलाने भर बस। अगर लकड़ियां भी खत्म हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, ये बात तो सही कही तुमने शांति, कि अगर हमारे पास थोड़ा पैसे ज्यादा होते तो हम लकड़ियां खरीद लेते। और अब इस कड़ाके की ठंड में जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी। चलो जाता हूँ, अब क्या करें। इतना बोलकर मुकेश इस खतरनाक ठंड में घर से बाहर निकल जाता है। ठंड इतनी तेज पड़ रही होती है कि गांव के सारे लोग अपने अपने घर में होते हैं। ठंड के कारण धूप भी नहीं निकली थी। कैसे भी करके मुकेश अपने खेत के पास पहुंचता है। अरे ये क्या, आज तो अच्छे से धूप भी नहीं आई। अरे भगवान, क्या होगा? ऊपर से कल ठाकुर साहब अपने पैसे लेने आ जाएंगे। क्या करूं, कैसे दूंगा उनके पैसे? चलो पहले जल्दी से लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूं, नहीं तो रात हो जाएगी और जंगली जानवर घूमने लगेंगे। हाँ। मुकेश उदास होकर जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़े समय बाद कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर घर की ओर रवाना हो जाता है। ठंड के कारण सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे गांव वाले और भी परेशान हो गए थे। दूसरे दिन ठाकुर, जो इस गांव का जमींदार था, जो इन गरीब किसानों को ज्यादा सूद पर पैसे दिया करता था, आज ये ठाकुर गुस्से में मुकेश के घर पहुंचा और जोरों से आवाज लगाई। मुकेश, अरे ओ मुकेश, ए भैया, जल्दी से बाहर आजा, आजा आजा आजा। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। अरे कहाँ रह गया रे? बाहर आ, जल्दी से बाहर आ। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ और इतने गुस्से में लग रहे हैं आप। क्या बात है? क्या बात है? अरे गुस्सा तो होऊंगा ना, मेरे पैसे जो तुमने अभी तक नहीं दिए। बात करता है क्या बात है? चल ठीक है, ला जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। 2 महीने बीत गए, तूने बोला था कि 1 महीने में वापस कर देंगे। अब निकाल भैया जल्दी से पैसे निकाल। ठाकुर साहब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से पैसे दूं? कृपया करके एक बार, बस एक बार, 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए। 1 सप्ताह के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बार मैं वादा करता हूँ, बिल्कुल देर नहीं करूंगा, लौटा दूंगा। हाँ। ठाकुर मानने वालों में से कहा था, लेकिन मुकेश का मासूम चेहरा देखकर ठाकुर 1 हफ्ते का समय देने के लिए मान गया। ठीक है ठीक है, अब इतनी विनती कर रहा है तो एक आखिरी मौका दे देता हूँ। लेकिन याद रखना, 1 सप्ताह के अंदर अगर पैसे नहीं मिले ना, तो अपनी जमीन भूल जाना। मैं तेरी जमीन वापस ले लूंगा, याद रखना तू। चल। ये बोलकर ठाकुर वहाँ से चला जाता है। मुकेश और भी उदास हो गया। ठंड से बचने के लिए एकमात्र सहारा लकड़ियां थीं, जो जंगल से लाना और मुश्किल होता जा रहा था। मुकेश घर से बाहर निकलता है लकड़ियां इकट्ठी करने। तभी रास्ते में उसका दोस्त गौतम मिल जाता है।
और भाई मुकेश, क्या हाल चाल है? अरे अरे भाई, इतनी ठंड में कहाँ चल दिए? अरे गौतम भाई, तुमको तो पता ही है कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे जैसे लकड़ियां खरीद सकूं। इसीलिए जा रहा हूं जंगल में, कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाती तो भाई मेरा भी कुछ काम हो जाता। ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है, क्या कहें। हाँ मुकेश भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे गांव के सभी लोगों का यही हाल है। अरे क्या करें, अरे इतनी ठंड में तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। क्या होगा हमारा, भगवान ही जाने। इतनी बात कर मुकेश जंगल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मुकेश जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर ही रहा होता है कि अचानक उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। बच्चा अकेला था, ठंड से कांप रहा था। मुकेश उसके पास गया और जाकर बोला, अरे 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 अरे, इतनी ठंड में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुमको ठंड नहीं लग रही? अरे अंकल, मैं अनाथ हूँ और 2 दिन से इस जंगल में भटक गया हूँ। अगर आपके पास थोड़ा खाना हो तो दे दीजिए, कृपा कर दीजिए, मैं भूखा हूँ। मुकेश अपने मन में सोचने लगा कि इस बच्चे को इस भयानक ठंड में नहीं छोड़ सकते, इसलिए शांति पहले तो चिंतित हुई, लेकिन बच्चे की मासूमियत देखकर उसका दिल भी पिघल गया। उन्होंने बच्चे को अपना ही समझ लिया और उसका नाम रखा शक्ति। शक्ति बहुत ही समझदार बच्चा था। वो घर के कामों में भी मदद करता था और खेत पर भी मुकेश का हाथ बटाता था। कुछ दिन बीतने के बाद, अजी सुनिए, हम लोगों ने शक्ति को अपने साथ तो रख लिया, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। हाँ शांति, ये बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता है ये बच्चा ना बहुत तेज और समझदार है। अरे जब से ये मेरे साथ खेत में काम करने लगा है, बाप रे बाप, मैं तो देखता हूँ ये बहुत मेहनती है और बहुत दिल से काम करता है। हाँ, और भाग्यवान मुझे लगता है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो खास है। हाँ अंकल, क्या आज हम लोग काम करने नहीं जाएंगे? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है, अब से हम तुम्हारे मम्मी और पापा जैसे हैं, तो तुम हमें मम्मी और पापा ही बुलाया करो, समझे? हाँ ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलो। अरे बेटा शक्ति, आज तुम्हें कोई काम नहीं करना है। अरे आज ठंड बहुत पड़ रही है, मैं बस लकड़ियां लेकर आता हूँ। तुम दोनों जो लकड़ियां अभी जल रही हैं, उसी के पास बैठो, बढ़िया से आग तापो, है ना? मैं और लकड़ियां लेकर आता हूँ। और फिर हर रोज की तरह मुकेश जंगल में चला जाता है लकड़ियां लाने। अगले दिन 1 हफ्ता पूरा हो गया था और अब ठाकुर मुकेश के घर पहुंच गया अपने पैसे लेने। अरे मुकेश, अरे ओ मुकेश बा, मुकेश, अरे जल्दी से बाहर आ। अरे बाहर आ, मुझे मेरे पैसे वापस कर। कहाँ है मुकेश? बाहर आ। अरे अरे ठाकुर साहब, रुकिए 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 रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लाता हूँ, आप रुकिए, मैं लाता हूँ। फिर मुकेश घर के अंदर जाता है और जितने पैसे उसके पास बचे थे वो सारे पैसे ठाकुर को दे देता है। मुकेश की पत्नी शांति और शक्ति भी वहाँ पर आ गए। अरे अरे ये तो पूरे पैसे नहीं है,
तूने तो कहा था कि 1 सप्ताह के बाद मेरे पूरे पैसे दे देगा। ये क्या चिल्लर दे रहा है तू? ठाकुर साहब देखिए, अभी मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सारे पैसे आपको दे दिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार पूरे पैसे आपको लौटा दूंगा, पक्का वादा करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए। पैसे कम पड़ गए? चल ठीक है, मैं तेरे को 1 महीने का समय देता हूँ और ये आखिरी बार, समझ लेना ये आखिरी बार है। अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा घर भी ले लूंगा और जमीन भी ले लूंगा, ठीक है? याद रखना, ठाकुर का कहा है और ठाकुर का कहा बदलता नहीं है। ये बोलकर ठाकुर वहां से चला जाता है। ठंड और भी तेज पड़ने लगी थी और अब मुकेश का लकड़ियां लाने का समय हो गया था। लेकिन इस बार मुकेश के साथ शक्ति भी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया। जैसे ही दोनों जंगल पहुँचे तब मुकेश को सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। तभी शक्ति को एक ऐसी जगह पता थी जहां बहुत से सूखे पेड़ गिरे हुए थे। वहां बहुत लकड़ियां थीं, जिसे देख मुकेश खुश हो गया और लकड़ियां उठाकर घर ले आया। इस बार लकड़ियां ज्यादा आई थीं, जिसे देख शांति भी खुश हो गई। अरे शांति शांति, अब लगता है कि हमें लकड़ियों की कमी नहीं होने वाली। हाँ, अरे क्योंकि हमें जंगल में बहुत सारी लकड़ियां मिली हैं और वो भी हमारे शक्ति ने बताया उस जगह पे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब कम से कम घर में ठंड से राहत मिलेगी। ठंड के बढ़ने के कारण रामचरण, जो गांव के सरपंच थे, वो एक दिन सारे गांव वालों को गांव की चौपाल के पास इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं, हाँ, बहुत ठंड है, मैं समझ सकता हूँ और मैं आप सभी की समस्याएं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। यह केवल किसी एक परिवार के साथ नहीं, बल्कि पूरा गांव इस भयानक ठंड से जूझ रहा है। अरे ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि खेतों में काम करना तो छोड़ो, घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। देखो, मेरे हाथ कांपे जा रहे हैं, मेरी जबान क्या कहूँ लड़खड़ा रही है, इतनी ठंड है। सरपंच जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास लकड़ियों को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में उतनी लकड़ियां नहीं है कि हम इस ठंड में अपना गुजारा कर पाएं, और दूसरे गांव के लोग बहुत महंगे दामों पर लकड़ियां बेच रहे हैं और हमें मजबूरन उनसे महंगी महंगी लकड़ियां लेनी पड़ती हैं। क्या करें, इस ठंड से बचाव के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। देखो भाई, मैं इस लकड़ियों के समस्या पर दूसरे गांव के मुखिया से बात कर रहा हूँ। जैसे ही कोई समाधान निकलता है, मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगा। अरे लेकिन सरपंच जी, इसमें तो ज्यादा दिन का समय लगेगा। तब तक इन गरीब किसानों का क्या होगा, जिनके पास कुछ ही पैसे बचे हैं लकड़ियां खरीदने के लिए? बताइए भला। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं इस गांव के सभी अमीर भाइयों को बोलूंगा कि जो लोग कुछ सहायता कर पाए, हमारे किसान भाइयों का सहायता करिए। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी लकड़ियों की समस्या थी और जोरदार ठंड से लोग अपने अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर मुकेश और शक्ति जंगल की ओर रवाना हो गए लकड़ियां इकट्ठी करने। इस बार मुकेश और शक्ति उसी जगह पर गए जो शक्ति ने दिखाई थी और उन्हें बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिली। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। कुछ दिन से आप लोग बहुत लकड़ियां लेकर आ गए हैं। अब हमारे पास 10 से 15 दिनों की लकड़ियां हो गई हैं। तभी शक्ति के मन में एक बात आती है और वो मुकेश को बोलता है,
बाबा, हमारे पास बहुत लकड़ियाँ हो गई हैं और जंगल में वो जगह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि सब वहाँ जाने से डरते हैं जंगली जानवर के कारण। हाँ, क्यों न हम वो सारी लकड़ियाँ हमारे गांव वालों को बहुत ही कम दामों पर बेचने लगे। इससे हमारे घर में भी बहुत सारे पैसे आएंगे और गांव वालों को भी बाहर से लकड़ियाँ नहीं खरीदने पड़ेंगी। क्या कहते हैं बाबा? अरे वाह शक्ति, वाह 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 वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो कल से ही हम लोग वो लकड़ियाँ गांव में बेचना चालू कर देते हैं। हाँ। शांति मुकेश और शक्ति की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि शायद यहाँ से उनकी जिंदगी अच्छी होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। मुकेश और शक्ति रोज जंगल जाते और लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले आते। उसके बाद गांव में घूम घूम कर बेचा करते। शुरुआत में मुकेश और शक्ति को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अरे शांति शांति शांति, शक्ति का सुझाव बहुत काम का निकला। हाँ, अरे इससे हमारी बहुत मदद हो रही है। देखो अभी कुछ लोग ही हमारी लकड़ियाँ खरीद रहे हैं, लेकिन तुम देखना धीरे धीरे सब लोग हमारी लकड़ियाँ खरीदने लगेंगे। हाँ हाँ बाबा, और कल से हम लोग और सारी लकड़ियाँ लेकर आएंगे और भी ज्यादा लकड़ियाँ बेचेंगे। हाँ। चला जा, अब खाना खा ले। मैंने तेरे लिए स्वादिष्ट खाना पकाया है। अच्छा मम्मी, चलो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि इस गांव में सबसे कम दाम में मुकेश ही लकड़ियां बेचता है। कम दाम की वजह से मुकेश की लकड़ियों की खूब बिक्री होने लगी, जिससे गरीब किसान भी अब मुकेश से ही लकड़ियां लेने लगे। एक दिन मुकेश और शक्ति लकड़ियां बेचकर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें मुकेश का दोस्त गौतम मिल जाता है। अरे मुकेश भैया, तुम्हारी लकड़ियाँ तो पूरे गांव में बिक रही हैं। यार तुम तो बहुत अच्छे विक्रेता बन गए हो। अरे नहीं गौतम भैया, ये सब मेरे बेटे शक्ति का कमाल है। इसी की वजह से ही आज हम लोग गरीब लोगों को भी कम से कम दाम में लकड़ियाँ दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये वही बच्चा है ना जिसे तुम जंगल में अकेला देखकर लाए थे, क्यों, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन अब से ये हमारे घर का सदस्य है। अरे हमारा बेटा है ये अब तो। हाँ। चलो यार, ये सही हुआ तुम्हारे साथ। भाई भगवान ने भी एक होशियार बच्चे को तुम्हारे घर भेज दिया है। हाँ। मुकेश का दोस्त गौतम शक्ति की बहुत तारीफ करता है और ये भी बोलता है कि अब से वो रोज मुकेश से ही लकड़ियां खरीदा करेगा। दूसरी ओर मुकेश का कारोबार बहुत तेजी से पूरे गांव भर में फैल गया, जिसके कारण मुकेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। आज पूरा 1 महीना हो चुका था मुकेश को लकड़ियों का कारोबार संभालते हुए, और अब मुकेश गांव के एक अच्छे किसानों में से एक बन गया था, जिसने इतनी सर्दी में भी अपनी मेहनत और संघर्ष से पूरे गांव भर की लकड़ियों की समस्या को खत्म कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया।